प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। न जाति न धर्म, हर गरीब के लिए एक नजर। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। गरीबों को शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा। मोदी कैबिनेट के फैसले के मुताबिक जो वर्ग अब तक आरक्षण के दायरे से बाहर रहा है, उनके गरीब 10% वाले इस दायरे में आएंगे। सवाल उठता है कि यह फैसला इस वक्त क्यों, जब मोदी सरकार का कार्यकाल महज 3 महीने बचा है। क्या इस आरक्षण के जरिए मोदी सरकार उन सवर्णों को खुश करने की कोशिश कर रही है जो SC/ST संशोधन बिल की वजह से नाराज थी? कहा जा रहा है कि इसी वर्ग की नाराजगी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराने का काम किया। लेकिन इस बिल की राह में कई रोड़े हैं। संविधान के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक इस वक्त 49.5% आरक्षण है। 50% से ज्यादा आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद से संशोधन का बिल पास कराना होगा। संसद के मौजूदा सत्र का कल आखिरी दिन है। क्या एक दिन में संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो सकता है? यह नामुमकिन सा है। ऐसे में सरकार सभी दलों के साथ मिलकर संसद का मौजूदा सत्र बढ़ाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने इस बिल पर साथ देने की बात कर सरकार को बड़ी राहत दी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। कल जो बीजेपी दलितों के नाम की खिचड़ी दिल्ली के रामलीला मैदान में पका रही थी, वही पार्टी सहयोगियों के साथ आरक्षण के जिस नए फॉर्मूले के साथ आई है सामने, उसे सवर्ण आरक्षण भी कहा जा रहा है। इस नए आरक्षण की शक्ल सूरत के साथ ही टाइमिंग से कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या मोदी सरकार ने 2019 जीतने के लिए गरीब आरक्षण का दांव चला है? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान विरोधी है? और लगातार बढ़ता आरक्षण का दायरा प्रतिभाओं को कुचलने का औजार तो साबित नहीं होगा। अब की बार सवर्ण आरक्षण से बेड़ा पार, और इन सवालों पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, अब की बार सवर्ण आरक्षण से बेड़ा पार। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है और इसी को लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, हाँ? और ये भी चुनाव के वक्त में, जिसका कोई लॉजिस्टिक समझ में आता नहीं है। आप देखो, कितना ही शीर्षासन कर लें, कितने ही जुमले गढ़ लें, अब मोदी जी को कोई भी आसन जो है पदच्युत होने से नहीं बचा सकता। लगता है निश्चित रूप से ये पहले होना चाहिए था। लोग केवल कहा करते थे, आदरणीय मोदी जी ने इसको करके दिखाया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना, आइए एक विशद संविधान सभा की बैठक की तरह की बहस हो। अन्यथा इस प्रकार के जुमलों से आप एक दिन मामले को हेडलाइन मैनेज कर सकते हैं। आप चुनाव जीतने के लिहाज से अगर आप ये सोच रहे हैं, आप मुगालते में। शीतकालीन संसद सत्र के खत्म होने से पहले मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक कर सवर्ण आरक्षण का बड़ा दांव चल दिया। दलित और पिछड़ा आरक्षण के हक में खड़े रहने वाले दल आर्थिक आधार पर जिस सवर्ण आरक्षण की बात करते थे, उसे सरकार साकार करने वाली है। नए साल की पहली कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिले। यह आरक्षण सभी धर्म के गरीबों को मिले। इसके दायरे में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। इसके दायरे में वो जातियां आएंगी जो अब तक आरक्षण से बाहर थीं। मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस को मानो झटका लग गया। अगर इसका इंटेंशन बहुत अच्छा हो तो सेशन शुरुआत में ही लेके आना था। कल सेशन खत्म हो रहा है, आज लेके आ रहा है, ये और एक बहुत बड़ा जुमला है। दलितों, आदिवासियों व पिछड़ों के संवैधानिक आरक्षण से कोई छेड़छाड़ ना हो तथा समाज के सभी गरीब लोग, वो चाहे किसी भी जाति या समुदाय से हों, उन्हें भी शिक्षा तथा रोजगार का मौका मिले। यह कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का मानना है और हम इस दिशा में उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन भी करेंगे, उसके पक्षधर भी रहेंगे।
मोदी सरकार के हर कदम की आलोचना करने वालों को ऐन चुनाव से पहले सवर्ण आरक्षण की चाल ने असमंजस में डाल दिया है। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव छुआछूत जो हुआ करता था, जन भागीदारी की जहाँ तक बात थी, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसे समाज में बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटीज की, जहाँ एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले। इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था। ये बात जानते हैं 50% से ज्यादा आरक्षण होने से संवैधानिक संशोधन करेंगे। संविधान में संशोधन करें, कैसे हो जाएगा संविधान में संशोधन? सवर्णों को नहीं दिया है। देखिए, इसमें थोड़ा सा खुलासा करूं। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो विकलांग है, विकलांग मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर है, उनके लिए उन्होंने 10% का आरक्षण दिया है। तो सवर्णों को जो जनरल सीट में से जो नौकरियां, एजुकेशन, सर्विस कुछ मिल रहा था, उसमें से जो है 10% घटा दिया। बीजेपी का जो है सेल्फ गोल देख रहा हूँ, आरएसएस बीजेपी का ये सेल्फ गोल है। ये अपने कॉफिन में ही खीला ठोकने की बात हो रही है। मौजूदा हालात में सवर्ण आरक्षण संभव नहीं है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। अभी 49.5% आरक्षण का प्रावधान है। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। संविधान में संशोधन कर आरक्षण की सीमा 59.5% की जाएगी। इसके लिए धारा 15 और 16 में बदलाव किया जाएगा। सरकार के फैसले से पिछड़ों की राजनीति करने वाले कुछ अपने नाराज हो गए हैं। ये चुनावी खाली ड्रामा है। जो SC/ST को लेके सवर्ण नाराज था, SC/ST को लेके जो सवर्ण नाराज था, उसको खाली खुश करने के लिए ये खाली वहाँ बोला जा रहा है। ये होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो ये कहाँ से देंगे? अपने घरे से लोग लिया के देंगे। वहीं दलितों की राजनीति करने वाले वो दल जो लंबे समय से गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, खुश हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा मांग की थी कि इनको 15% का आरक्षण मिलना चाहिए, पर मुझे खुशी है कि कम से कम शुरुआत हुई। एक लंबे समय से हम लोग ये मांग करते रहे, एक लंबे समय से हम लोग चाहते हैं कि जो स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनको ये आरक्षण का भी उनको लाभ मिले। तो मैंने 3-4 बार इंडिया की मीटिंग में इस मुद्दे को छेड़ा था कि बहुत तेज आंदोलन जगह जगह पर हो रहा है, समाज में विषमता पैदा हो रही है। जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मोदी सरकार के आलोचक भी इस मुद्दे पर संसद में साथ देने का भरोसा दे रहे हैं। 10% आर्थिक पिछड़े हुए सवर्णों को आरक्षण देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि आप संविधान में संशोधन कीजिए और तब इस बिल को लेकर आइए। अगर सरकार की मंशा वास्तव में सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की है, उनको न्याय देने की है, तो विशेष सत्र बुलाए सरकार, हम सरकार का साथ देंगे। मोदी सरकार के गरीब आरक्षण के दांव पर हम तो पूछेंगे कि क्या गरीब सवर्ण जातियों को आरक्षण का दांव बीजेपी को 2019 जिता पाएगा? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या गरीब सवर्ण जातियों को आरक्षण का दांव बीजेपी को 2019 जिता पाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। #HTP और #सवर्ण आरक्षण के जरिए आप अपनी राय हमारे कार्यक्रम में दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करवा देते हैं। अमीर हैदर जैदी, प्रवक्ता CPI के स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं। साथ ही वैभव कुमार, दलित एक्टिविस्ट, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुरुआत करेंगे प्रेम शुक्ला, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। इनके साथ ही आज हमारे साथ डिबेट में होंगे कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद्र मिश्रा जी। साथ ही आज हमारे साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं ललित शास्त्री, जो कि सपाक्स के लीडर हैं। आज उनका पक्ष बहुत अहम होगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभ्रास्ता भी होंगी और साथ ही साथ सुधींद्र भदौरिया भी थोड़ी देर में हमारे साथ इस प्रोग्राम में, इस पैनल में शामिल होंगे। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी, आज तो आप ही हैं, आप ही बताने वाले हैं क्या कुछ होने वाला है 2019 से पहले। जरा बता दीजिए, गरीब सवर्णों की जो मीटिंग को लेकर लगातार दिन भर सुर्खियां बनी हैं, उस मीटिंग में हुआ क्या? चूंकि मीटिंग में मैं था नहीं, इसलिए इस बारे में कुछ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
उनकी सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। 70 वर्षों से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन था उसके लिए आरक्षण की मांग थी, उस आरक्षण की मांग पर लोग बातें करते थे लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार के द्वारा सबका साथ सबका विकास का एक उनका जो संकल्प है उसको सिद्ध करने का काम किया है। इसके माध्यम से सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी सामाजिक उत्थान का कार्य निश्चित तौर पर होगा और संविधान संशोधन के माध्यम से जो इस देश के गरीब हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है लेकिन वो आरक्षण का लाभ नहीं पाते, उनको भी आरक्षण का लाभ देकर उनको भी विकास का मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। आपने कहा सबका साथ सबका विकास 2014 से सुनते आ रहे थे, आज तक सुन रहे थे, लेकिन चुनाव 3 महीने बाद होने हैं। 3 महीने पहले सबका साथ सबका विकास, टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं आप पर। प्रीति जी देखिए, 2014 से ही सबका साथ सबका विकास भी हो रहा है। जब शौचालयों का निर्माण होता है तो सारी जातियों के लिए होता है, सारे धर्मों के लिए होता है। जब एलपीजी गैस दी जाती है तो भी सब लोगों को दी जाती है। इस तरह के तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबका साथ सबका विकास के साथ हुआ है। अब रोजगार और शिक्षा के संदर्भ में भी जो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है उसको समाविष्ट करना, वो एक उसका एक चरण है। इसको चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखने बैठेंगी तो इस देश में 5 वर्षों में 3 चरणों त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं। क्या लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव। तो आप जब भी इसका निर्णय लेंगी तो उसको चुनाव के पहले या बाद में देखकर उस पर लोग टिप्पणियां तो करेंगे, लेकिन निर्णय लेना आवश्यक है। सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी सबका साथ सबका विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस क्रांतिकारी निर्णय का हर किसी को स्वागत करना चाहिए। निर्णय लेना आवश्यक है, बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं, लेकिन जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए जो विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी प्रेमचंद जी, सीधा रुख आपका मैं करूंगी। रणदीप सुरजेवाला आपके नेता कह चुके हैं कि हम इस फैसले के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जरा ये भी बताइए, क्या वोट बैंक का डर तो नहीं था कांग्रेस के दिमाग में कि सवर्ण कहीं निकल जाएं तो चलिए हम भी साथ हो जाएं? डर है क्या आपको? सवर्ण चला गया तो फिर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस बात का पक्ष रखा है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सवर्णों में भी एक बड़ी आबादी है जो अभाव में जीता है और जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे भी आगे बढ़ने और समान अवसर मिलने की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, जिसमें सवर्ण भी हैं, हो सके कुछ और भी वर्ग के लोग हों, जाति के हों, उन सबको भी ये मौका मिलना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार ने जो कैबिनेट का फैसला लिया है, अगर उनकी नीयत ठीक है और वो चाहते हैं कि सवर्णों में गरीबों को आरक्षण मिले, तो चूंकि ये हमारा और हमारे नेता राहुल गांधी जी का कमिटमेंट है कि हम चाहते हैं कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर सवर्ण गरीब हैं और भी लोग गरीब हैं तो उन्हें भी शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसी से जुड़ा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सुन लीजिए। सवाल ये है कि जब कांग्रेस के दिल में, राहुल गांधी के दिल में गरीब बसते हैं तो आपकी सरकार ने ये सवर्ण गरीबों के लिए क्यों नहीं ऐसा कुछ ला दिया कि वो खुश हो जाते और आपके वाह करते, बम बम करते? आज आपको ये मौका ही नहीं मिलता कि आप विपक्ष में बैठे। बिल्कुल, आपका सवाल अपने कुछ हद तक जायज़ है, लेकिन आज इस देश में वंचितों को आगे बढ़ाने में, समाज के कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाने में और जो भी निर्णय लिए गए हैं वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भी हम इस बात को दोहराते हैं कि आरक्षण का प्रावधान दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण ऑलरेडी है, उसको छेड़छाड़ किए बिना करना है। अब वो आरक्षण भी हमने दिया। हम इस आरक्षण के लिए भी हमारी घोषणा पत्र में था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, नहीं, देखिए, बहुत सारे काम एक ही दिन में नहीं हो जाते हैं। यह सवाल तो मैं बीजेपी वालों से पूछता हूं कि आप जब सत्ता से आपके 100 दिन बचा है आपकी सत्ता में, तब और जब सदन का आज अंतिम दिन, एक तरह से कल आखिरी दिन है, उस समय आपको ये याद क्यों आ गई? आपका ये टाइमिंग आपने क्यों चुना? क्या ये वजह नहीं है कि आपको डर सता रहा है कि समाज के सभी वर्ग के लोग नाराज हो गए हैं? जो सवर्ण इनको वोट दे रहे थे पिछले 1-2 चुनाव से, वो भी इनसे नाराज हो गए। ये चुनाव को ध्यान में रखकर एक राजनीतिक फैसला है। मुझे तो आज भी अभी भी संदेह है इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल है क्या? मैं नहीं मानता टाइमिंग दुरुस्त नहीं है।
ये टाइमिंग की बात नहीं है। 49% का जो आरक्षण है 50% से कम पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा दिया, उससे आगे जा नहीं सकते। अगर इनकी नीयत साफ थी तो संविधान संशोधन लेके आते पहले। उन्हें सब हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे संविधान संशोधन, कैसे होगा, कितने उसमें होने चाहिए? ये जनता देश को गुमराह करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, जो गरीबों की, दलितों की, किसानों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ता है वो तो चुनाव में जीतता ही नहीं भाई। और ये चुनाव में जो मूर्ख बना के ये लोग आते हैं, अब जनता इसे समझ चुकी है। किस में ये देना चाहते हैं आरक्षण? भाई जो सरकारी नौकरियां पहले ही आपने दे रखी हैं, जिनके आपने टेस्ट ले रखे हैं, कम से कम उन्हें ही बहाल कर दीजिए। कुछ मैं गिना देता हूँ, 6600 दरोगा भर्ती है, सिलेक्शन हो गया, सारे टेस्ट पास कर लिए लेकिन नौकरी नहीं। 11,000 सिपाही भर्ती पास कर लिए, सब कुछ उसमें है, नौकरी नहीं। बीएड टीचर 70,000 पास कर लिए, सारे टेस्ट पास, नौकरी नहीं। कहना चाहिए पीटीआई टीचर टेस्ट पास कर लिए, कोई नौकरी नहीं। जदीद टीचर तनख्वाहें नहीं। क्या गुमराह कर रहे हैं आप? नौकरियों का सृजन तो कर नहीं पाए पूरे 4.5 साल 5 साल तक। अब एक नया लॉलीपॉप लेके आए कि हम आरक्षण देने वाले हैं। क्या ये लॉलीपॉप है? देखिए, 2-3 मुद्दे हैं जिन मुद्दों की चर्चा भाई साहब कर रहे हैं, वो मुद्दा एक इकोनॉमिक इशू है। जॉब क्रिएशन केवल एक पॉलिटिकल मसला नहीं है। समोसा इशू है। सर मैं बोल लूं, आपका नाम अगर शुभरास्ता ना हो तो? नहीं, शुभरास्ता नहीं, ये समोसा इशू है, वो आर्थिक इशू है। ये समोसा इशू है, ये सामाजिक इशू नहीं है जी। तो ये जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, इसकी बहस संविधान सभा से ही चलती आ रही है और सब हम बाबा साहब अम्बेडकर का भी पक्ष जानते हैं कि इस पर क्या है। मुझे लगता है पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ है कि चुनावी वर्ष में किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक ऐसा निर्णय लिया, एक ऐसा पक्ष उठाया जिसको उठाने के लिए एक अलग तरीके की मानसिकता और सोच की जरूरत थी। दलितों का बहन मायावती का अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन हो गया। जनता की बात नहीं सुननी है तो आप जनता है नहीं ना, आप नकाब ओढ़ के है ना। मैं नकाब उतारने के लिए बैठता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे पता है किसके पीछे क्या नकाब है, कितने चेहरे लगा के आते हैं। मैं वोट नहीं देती। आप वोटर होते तो बिल्कुल होता है, लेकिन नकाब लगा के बात बीत कीजिए। मुझे बुलाया मत कीजिए। अखिलेश का मायावती का गठजोड़ हो गया, इन्हें लगा दलित वोट हमसे तो खिसक गया। अब स्वर्ण मौजूद है, एक तोते से समझौता कर लीजिए, तोते को भेज दीजिए सबके विपक्ष के घरों में और अभी समझौता कर लीजिए। मैं सिंपल सी बात जानती हूँ प्रीति जी, ये बात खुद अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही। पिछले 70 सालों में जिस विषय पर चर्चा परिचर्चा खुले तौर पर नहीं हो सकी, वो आज खुलेआम पर हो रही है। आप भाषा देख रहे हैं लोगों की, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन हो, इस बात पे चर्चा ही तो हो रही है ना देश में। अब ये चुनावी वर्ष में हो तो दिक्कत, चुनावी वर्ष में ना हो तो दिक्कत। आपको ये पता है कि जो मूव लिया गया है, उस मूव पे विस्पर कैंपेन कितने चल सकते हैं? जो नेता यहाँ पर बैठ के इतनी खिसियाहट के साथ बात करे, वो सोचिए ग्राउंड पे क्या विस्पर कैंपेन चला रहे होंगे। आपकी तरह नहीं है कि थाने पे जाके हथगोला फेंक के आएंगे, बम फेंक के आएंगे। थाने पे जाके हथगोला फेंकेंगे? आप हथगोले फेंकने वाले लोग, देश में आतंकवाद फैलाने वाले लोग जी, उसी कैटेगरी के लोग। आप पे मैं मानहानि का मैं तो क्लियर कहता हूँ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप वो लोग हो जो वहाँ पे गोले फेंक के आते हो, थाने जलाते नहीं करूँगा। एक मिनट, आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? नकाब लगा के ही बैठे। ब्रेक के बाद शुभरास्ता बिल्कुल ठीक है। आप आप RSS की हो, हम कहना चाहिए पेट नहीं टोकेंगे। RSS में तो महिलाएं नहीं जाती। आप RSS है, बीजेपी है। RSS में तो महिलाएं नहीं जाती थी। बहुत बढ़िया क्या बोलिए ना, इतने खिसियाए हुए क्यों नेताजी? वोट बैंक कटा, खत्म। आप नकाब लगा के नहीं बैठ सकते। राजनीति आप नकाब लगा के नहीं बैठ सकते। नकाब नोच दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी है, लेफ्ट खड़ी है। आप जैसे लोग हाशिए पे चले गए। आप बोलिए, खत्म हो गई पॉलिटिक्स आपकी, खत्म। हमारी क्या है? हम देश के लिए लड़ते हैं, आप वोट के लिए लड़ते हो। आप देश बांटने के लिए लड़ते हो, हम देश जोड़ने के लिए लड़ते हैं। आप देश तोड़ने के लिए लड़ते हो, हम देश की एकता के लिए लड़ते हैं। नहीं हो, मैं प्रशंसक हूं। बिल्कुल ठीक है। आप बोल रही हूं कि नहीं हूं? आप RSS की हो, हम कहना चाहिए पेट नहीं टोकेंगे। RSS में तो महिलाएं नहीं जाती। आप RSS है, बीजेपी है। RSS में तो महिलाएं नहीं जाती थी। बहुत बढ़िया क्या बोलिए ना।
इतने खिसियाए हुए क्यों नेताजी? वोट बैंक कटा, खत्म। आप नकाब लगा के नहीं बैठ सकते। राजनीति आप नकाब लगा के नहीं बैठ सकते। नकाब दो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी है, लेफ्ट खड़ी है, आप जैसे लोग हाशिए पे चले गए। आप बोलिए, खत्म हो गई पॉलिटिक्स आपकी, खत्म। हमारी क्या है? हम देश के लिए लड़ते हैं, आप वोट के लिए लड़ते हो, आप देश बांटने के लिए लड़ते हो, हम देश छोड़ने के लिए लड़ते हैं, आप देश छोड़ने के लिए लड़ते हो, हम देश की एकता के लिए। हम तो पूछेंगे, मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं। शुभराज शाह इस वक्त अब हमारे साथ डिबेट में नहीं है, नोकझोंक तगड़ी हुई और वो इस डिबेट में अब हमारे साथ नहीं है। मैं बाकी पैनलिस्ट को बता देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपका रुख। आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, कैसे करेंगे आप? ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं, संविधान संशोधन के। देखिए, हमारा संविधान जो है वो जीवंत दस्तावेज है, काल और परिस्थितियों के सापेक्ष उसमें संशोधन का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। ऐसे में आप हमारे इस देश के संविधान के प्राकथन में भी आपको पता संशोधन हुआ है। किसी देश के संविधान के प्राकथन में संशोधन तभी संभव है जब संविधान सभा वहां बैठी हो। आपको पता 1975 में संविधान के प्राकथन में संशोधन करके सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट कर दिया गया। तो यदि प्राकथन संशोधित किया जा सकता है तो क्या अनुच्छेद 15 और 16 में जो शैक्षणिक और सामाजिक है, संविधान संशोधन के माध्यम से क्या वह आर्थिक आधार का प्रावधान नहीं किया सकता? तो किया जा सकता है। इसलिए कृपा करके इसको जो है संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कहने का दुष्प्रचार ना किया जाए। चलिए ठीक है। वैभव कुमार दलित हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। वैभव, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना अगर गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण हो जाता है? तो कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं वो पहले ही कहती रही हैं कि आप सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, जो गरीब हैं, जो विकास की जो प्रक्रिया उसमें पिछड़ गए हैं, उनको आरक्षण दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात 4 साल बाद ही क्यों याद आती है? और दूसरी बात, कहीं आप खिचड़ी खिला रहे हैं वोट साधने के लिए, कहीं आप आरक्षण दे रहे हैं। तो अब जो जनता है देश की और जो दलित समाज है वो काफी समझदार हो चुका है, वो बहुत भुक्तभोगी है, वो देख चुका है, उसका एक्सपीरियंस बताता है कि अब बच के रहना है और 2019 में वाकई में अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे प्रेम शुक्ला जी? निश्चित तौर पर जनता के अच्छे दिन आएंगे, सुशासन के अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन उन लोगों के हैं जिनको एलपीजी गैस मिली है, जिनको शौचालय मिला है, जिनके जनधन में अकाउंट्स खुले हैं, जिनको तमाम जो है रोजगार के अवसर सृजित करके उनको अवसर प्राप्त हुए हैं, तो अच्छे दिन उनके आए हैं। और जिनके बुरे दिन आए हैं वो जयदी जी की तरह सुपरास्ता का अपमान करने पे आम आता है। तो बुरे दिन उनके आए हैं जिनको जनता वोट करने के लिए तैयार नहीं है। बुरे दिन, अरे अपमान करके एक महिला का अपमान करके आपने किस तरह से परिवर्तन का साल है, एक महिला अपना चौकीदार, एक सभ्य महिला का किस तरह से आपने अवमानना की, परिवर्तन का साल है। अच्छे दिन आएंगे किसानों के, जिनसे आपने वादा किया था। न्यूज 18 इंडिया के सारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह से जयदी जी को महिलाओं से उत्पीड़न करने में आनंद प्राप्त होता है और महिलाओं उत्पीड़न के रूप में सिद्ध हुए। 2019 में जब देश का चौकीदार बनेगा तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अच्छे दिन आएंगे उन 66 लोगों के जिन्होंने सारे टेस्ट पास कर लिए, महिला का इसी चैनल पर अपमान किया, अवमानना की और उनको पहले जाने के लिए मजबूर किया। उन्हें नौकरी मिलेगी। अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता का यहाँ पर परिचय दिया, जिन्होंने सारे टेस्ट स्टालिन के संस्कृति से आते हैं, अपने विरोधियों की अवमानना करना, उनकी हत्या करना, उनका खून बहाना, किसी भी कीमत पर उनको दबाना, ये माओ और स्टालिन की संस्कृति से भारत में आयात करने का दुष्कर्म करने वालों में आपका शुमार है। जिन्होंने आपने 34 महीने से तनख्वाह नहीं दी। अच्छे दिन आएंगे आप आरक्षण पर बहस करने आए, पता नहीं कहां की बात करते हैं आप। थोड़ा मुझे लगता है आपको एक बार मनोवैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है। ताल ठोक रहे हैं, आप ये बता रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा आप दर्शकों को कि कितनी बार आपने गरीब आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आपको रोक रही हूँ। ललित शास्त्री, सपाक्स की आज क्या भूमिका है? आज वो कहां खड़ा है अपने आप को? क्योंकि वो वही संगठन है जिन्होंने सवर्णों को लेकर आंदोलन किया और मध्य प्रदेश सरकार की नाक में दम कर दिया। ललित शास्त्री जी, नाराजगी बीजेपी से दूर हो गई? देखिए, विश्लेषण करना होगा, इतना आसान नहीं है निष्कर्ष पे पहुंचना। देखिए, सन 2016 में सपाक्स आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और वो शुरू में मुद्दा था पदोन्नति में आरक्षण, पर वो अपने चरम पे पहुंचा आंदोलन जब अनुसूचित जाति जनजाति के जो एट्रोसिटीज एक्ट का जिस तरह से अमेंडमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो जनता में एक बात फैल गई है
और जिस तरह से बार बार तब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनका कहना है कि कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता आरक्षण, और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पिछले चुनाव के पहले बार बार दलितों को अपनी तरफ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, और जनता में एक मैसेज चला गया था कि समाज को बांट के सच्चाई तो यही है ना कि जो मौजूदा आरक्षण है ओबीसी एससी एसटी और को मिलाकर उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है ना, 10% जोड़ा गया है। अब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं विश्लेषण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब 2019 में खुलकर आप खड़े होंगे बीजेपी के साथ? जी, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। देखिए सपाक्स का ये कहना था और कहना है आज भी कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए और जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, 49% से अब 59% पे पहुंच रहे हैं। तो इस देश की प्रतिभा का क्या होगा अगर हम 50 से ऊपर चले जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% की कैप लगाई है वो बहुत सोच समझ के लगाई गई है। और एक बात और जरूरी है, ये देखा गया है कि बार बार जो आरक्षित वर्ग के हैं वो मेरिट की सीटों पे कब्जा करते हैं, और इस तरह से बहुत जो SC ST जो है वो जाति के आधार पर छिन रहे हैं, उत्पीड़न अत्याचार झेलता है। आप ऊना कांड को नहीं भूल सकते, मेधावी छात्रों के साथ जो होता है उसको नहीं भूल सकते। शास्त्री जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। 2 अप्रैल में वैभव जी का आपसे एक सवाल है। शास्त्री जी वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे अपना सवाल। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का आरक्षण नहीं होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये बताया जाए कम से कम इस देश को कि जो शोषण होता है, अत्याचार उत्पीड़न होता है, क्या वो आर्थिक आधार पे होता है या वो जातिगत आधार पे होता है? जब एक व्यक्ति बारात निकालना चाहता है, जो वो सशक्त है, वो आर्थिक रूप से मजबूत है, उसको बारात निकालने से रोका जाता है। सोने की चेन पहन ले, अच्छे जूते पहन ले, मूंछ रख ले, तो उसको क्या ये उसका आर्थिक आधार पे शोषण हो रहा है या जाति के आधार पे? आपकी इकोनॉमिक जो मोबिलिटी है, आप आर्थिक रूप से जितना सशक्त हो जाएंगे, कुछ लोगों के आंख में उतना खटकेंगे। ये जातिवादी लोग हैं और इनका देश के सरोकार से कोई लेना देना नहीं। नहीं, आपका प्रश्न हो गया। ये तो आप तो दिन भर बोलते रहेंगे। नहीं, अब आप मुझे जवाब देने दीजिए। ये तो आपका प्रश्न ऐसा चलेगा कि दिन भर आप भाषण देते रह जाएंगे। देखिए, हम इतिहास के शिकंजे में कब तक कसे रहेंगे? 70 साल हो गया देश को आजाद हुए। इस देश में एक संविधान है, इस देश में डेमोक्रेसी है और इस देश में रूल ऑफ लॉ है। जो बातें आप बोल रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ जो आरक्षण मिला है वो जाति के आधार पर मिला है, क्योंकि कुछ जातियों को चिन्हित किया गया, उनको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया और बताया गया कि इनके साथ सिस्टमैटिकली हजारों सालों से शोषण हुआ। ये जातियों जब तक आरक्षण व्यवस्था रखेंगे, जातियों का जब तक आप आरक्षण जाति व्यवस्था पे रखेंगे, इस देश में जातियों में भेद होता रहेगा। जातियों की वजह से आरक्षण है, ना कि आरक्षण की वजह से जाति है। और आरक्षण जो है एक सॉल्यूशन है, एक प्रॉब्लम की दवाई थी जो कि पूरी नहीं हो पाई है। SC ST का कोटा ही पूरा कर दीजिए, कम से कम उतनी नुमाइंदगी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटीज में 3% से ज्यादा नहीं है दलित। तो सेंट्रल पोस्ट है सचिव, प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उसमें कहां पर है दलितों की नुमाइंदगी? 22% जो आप भर्ती करते हैं UPSC में, वो आगे चल के कैसे वो खत्म हो जाता है और क्यों हमें सचिव ढूंढने से नहीं मिलते? आप आज OBC सचिव ढूंढिए, कहां है OBC सचिव? भारत सरकार की मंत्रालयों के अंदर। ये दिक्कत है सारी की सारी। भाजपा को अपना शासन खोना पड़ा। दोनों को रोक रही हूं यहाँ पर। नहीं, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूं। शास्त्री जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आपके पास दोबारा आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। आमिर हैदर जैदी, जरा ये बताइए, ये जो आरक्षण आर्थिक आधार पर, आप भी तो ये कहते हैं ना कि गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, और अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो रहा है तो आप तो समर्थन करेंगे ना इस बात को? देखिए, संविधान के भी वो दुआई दे रहे थे। संविधान की इनकी नजरों में खटकता है, क्योंकि संविधान ही गरीब को प्रोटेक्ट करता है। बिहार चुनाव से पहले आपको याद होगा, इन्होंने कहा था, आप बताइए ना कि लेफ्ट क्या सोचता है? लेफ्ट बताइए, आप आरोप प्रत्यारोप में मदद दलितों की हिंदुत्व का एजेंडा है क्या? हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इस फैसले में बीजेपी एक मिनट, हम आपको बता रहे हैं, बता तो रहे हैं। बिहार चुनाव में जब ये जाते हैं तो कहते हैं हम आरक्षण को दोबारा संशोधित करेंगे, हम समाप्त करेंगे। उत्तर वो चुनाव में आने लगे तो अब ये उसकी बात करने लगे। हम एक चीज कहते हैं, किया जाता है तो आप बीजेपी को कटघरे में खड़े मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मुझे बताइए कि इसमें हिंदुत्व का एजेंडा है क्या? सुन लीजिए, इसमें हिंदुत्व का एजेंडा ये सबका विकास चाहते हैं ना? इसमें हिंदुत्व का एजेंडा है क्या? आप स्पेसिफिक सवाल दीजिए, इसमें हिंदुत्व का एजेंडा दिखता है आपको? नहीं लगता कि देश को गुमराह करने वाला एजेंडा है? हिंदुत्व का एजेंडा देश को गुमराह करने वाला एजेंडा, देश को गुमराह करने वाला हो सकता है, चलिए मानिए देश को गुमराह करने, मान लेते हैं आपकी बात। आप ये ईमानदार है ना? है या नहीं है? मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं, मैं प्रपोजल दे रहा हूं। हिंदुत्व का एजेंडा है या नहीं है, बताइए पहले। मैं आपको एक प्रपोजल, आप बताइए तो सही, आप एक हाँ ना में बोल सकते हैं। ये समाज को बांटने वाला एजेंडा है, विघटनकारी एजेंडा है,
दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। अच्छा एक बात बताइए, कैसे बांटने वाला एजेंडा है। मुसलमान गरीब नहीं होता, ईसाई गरीब नहीं होता है। सुन लीजिए तो एक काम करिए ना, बहन मायावती भी जी कहती है जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, आरक्षण दे दीजिए। ये मनुवादियों को 2% आरक्षण दे दीजिए, बाकी सबको जनरल कर दीजिए। ये जी 2% के लोग हैं ना, ये पूरे हिंदुस्तान का शोषण कर रहे हैं। दलित इसलिए दलित बनाकर दलित का सैकड़ों साल तक दोहन किया गया, शोषण किया गया। आज दलित मंदिर में नहीं जा सकता, अब उसको ये आप तो आरोप लगाओगे साहब उसे आरक्षण दे रहे हैं के सामने, लेकिन आप कह रहे हैं गुमराह किया जा रहा है, ये सरासर गलत कहा जा रहा है। इंडिया के सारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह से जयदी जी को महिलाओं के उत्पीड़न करने में आनंद प्राप्त होता है और महिला उत्पीड़न के रूप सिद्ध हुए। 2019 में जब देश का जो है इतनी बौखलाहट है, बेरोजगारों आज आपकी बौखलाहट इतनी भयंकर है कि आपने जो है रास्ता नाम की सभ्य महिला का इसी चैनल पर अपमान किया, अवमानना की और उनको ऊपर लाने के लिए मजबूर किया। आपने अपनी संस्कृति की अपनी सभ्यता का यहाँ पर परिचय दिया। बीएसपी से हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जुड़े हुए हैं। सुधींद्र भदौरिया, सोशल इंजीनियरिंग करने वाली मायावती की बात को आगे बढ़ा रही है बीजेपी, अब तो समर्थन करेंगे ना आप गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण? देखिए, इनकी अगर नीयत अच्छी होती तो पहले इन्होंने जो अपोजिशन पार्टीज थी, एनडीए के और मेंबर्स थे, उनसे बातचीत की होती और ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय फैसला है। पर असलियत ये है क्योंकि ये जो तमाम हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों में, कर्नाटक से लेके छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो सफाया हुआ इनका गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में, तो अब इनकी ज़मीन खिसक गई है पैर से के नीचे से। तो अब ये चाहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा मिल जाए, पर तिनके से सहारा नहीं मिलता, तिनके के साथ वो डूब जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के हैं, पर फैसला ऐसे लेते हैं जिससे वो एकदम गुपचुप फैसला लेते हैं। जैसे नोटबंदी का फैसला लिया, उसमें सैकड़ों लोग मर गए लाइन में खड़े होके, 2% जीडीपी गिर गया, कई लाख लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ लोगों से ज्यादा बेरोजगार हो गए। तो ये हमेशा विपत्ति लाते हैं मोदी जी, और जुमलों के ये केवल जानकार हैं। तो ये एक नया जुमला लाए हैं, ये घबराए हुए हैं। बहन मायावती जी और अखिलेश जी की जो मीटिंग हुई उससे और ज्यादा घबरा गए कि अब इनको लग रहा है कि अब हमारे पास कोई तो एक इन्होंने ये चला है, और मैं बता दूं ये भी इनको बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। अब जब संसद खत्म हो रही तब लाए हैं, इसका क्या कहां तक, किस सीमा तक जाएगा ये हम देख लेंगे 2-3 दिनों के अंदर। पर इनकी मंशा एकदम क्लियर है। सुधींद्र भदौरिया जी, आपने दो बातें कही। प्रेम शुक्ला जी, पहली बात उन्होंने कहा कि बुआ बबुआ का जो गठबंधन हुआ है ना, उससे आपके हाल खराब है, आप डर गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आपको ये पहले ही पता था, ये इतना अच्छा कदम है, वो खुद तारीफ कर रहे हैं जो खुद दलित हैं, दलित की बात करने वाली पार्टी है, वो कह रहे हैं कि आपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया भाई? कांग्रेस तक तो आपके साथ खड़ी हुई है कि भाई हाँ हम समर्थन करते हैं। देखिए, एक तो इनको ये लगता है कि ये बहुत जोरदार क्रांतिकारी कदम से चुनाव में बहुत परिवर्तन होगा, तो कृपया इन्होंने बताना चाहिए कि इतने 1 दर्जन भर तो बार चुनाव हुए इस देश में, चुनाव के पहले इन सब ने ये निर्णय क्यों नहीं लिया? कभी कांग्रेस ने कभी ये निर्णय क्यों नहीं लिया? और जब बाभन संघ बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा का नारा लगा रहे थे, और ये जब 0 सीट पर पहुंच गए, उसके बाद भी कभी जो है सवर्णों को आरक्षण देने के संदर्भ में आर्थिक आधार पर कोई अभियान इन्होंने क्यों नहीं चलाया? मंदिर में नहीं जाएगा। कमाल है प्रेम शुक्ला जी, जब आपने समझौता किया था, जब क्या नारा लगाया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तब तो ये कहा था। अब जब दलित का समझौता पाओगे तो तोता की छोड़ोगे, केरल में जाके बम फोड़ोगे, थाने जलाओगे, बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर की हत्या करोगे। बुला लिया है, अभी सुब्रास्ता जी का अपमान किया एक तरफ। अब आपने जो है इस बीच में शोर मचाने के लिए, कोलाहल मचाने के लिए, अच्छा विमर्श ना हो इसके लिए आपने जो है कुछ हुलिंगन्स बुला लिए हैं क्या? नहीं सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, ये बांड की भूमिका आप निभा रहे हैं। चुनाव के आखिरी दौर में आप कहते हैं कि हम बेरोजगारों का भला करेंगे,
5 साल तक बेरोजगारों से कहते हैं नाले से गैस लीजिए, पकौड़ा तलिए। अरे किसानों से किसान जब आता है तो अब किसानों की याद आती है, जब किसान आता है तो उसे नक्सलवादी कहते हो। तो ये देश जानता है, देश गुमराह नहीं हो सकता। आपका प्रवचन हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। प्रीति जी का प्रवचन करा लीजिए। वो कह रहे गुमराह कर रहे हैं। अभी आप जब जवाब दे रहे थे तो आपने एक बात कही, आपने कहा कि कौन सा क्रांतिकारी कदम होने जा रहा है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं, फिर 3 महीने पहले क्यों ले लिया? पहले ले लेते। आप तो सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। मैं कौन सा क्रांतिकारी कदम नहीं होने जा रहा, मैंने ये कहा इनको ये लगता नहीं, मैं ये कह रहा हूं कृपा करके मेरी बात सुन ले। और चूंकि जयदी जी बीच बीच में बोलते तो आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा यदि चुनावी, फिर देखिए फिर जयदी आ गए। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं यदि चुनावी रूप से, जैसा कि प्रेमचंद मिश्रा जी ने भी यही बात कही, भदौरिया जी ने भी वही बात कही, वैभव जी वही बात करें, जयदी तो बारंबार कह रहे हैं। तो अगर इनको लगता है कि चुनाव में इतना फल देने वाला विषय है, तो कांग्रेस ने कभी इस चुनाव देने वाले फल को कभी गरीबों के हित में इसका निर्णय क्यों नहीं लिया? इसका उत्तर कांग्रेस भी दे दे। और बहुजन समाज पार्टी जब राज्य में बैठी और जब कह रही थी ब्रह्मा विष्णु महेश है, कह रही थी हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, या हाथी ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में ये निर्णय क्यों नहीं ले लिया? उनके पास भी मेजोरिटी की सरकार थी, कभी प्रयास ही कर लिया होता। चूंकि इनको तो जो है ये लोग वो है उन्होंने जो बारंबार कहते थे कि अब शब्दों का प्रयोग करते थे, ब्राह्मण ठाकुर बनिया जो शब्द का प्रयोग करते तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सब है DS4 से लेकर सतत जो है दूसरी जातियों को गालियां देना। आपने सारी बात कही, आज भी शब्दों के प्रयोग से के अलावा इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप इसको मूर्त रूप देंगे कैसे? प्रेमचंद मिश्रा जी, आपसे कुछ प्रेम शुक्ला जी ने सवाल किया कि इतना ही अगर वोट देने वाला ये मामला था तो आप ही कर देते, आप ही को सारा वोट मिल जाता, जो बात मैं पहले कह रही थी। नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी कभी वोट मिलने के उद्देश्य से फैसले नहीं लेती है। आप काफ़ी देर के बाद मेरे पास आई हैं, मेरी प्रार्थना होगी कि मुझे 1-2 मिनट बोलने दें आप। इशू क्या है, हमारा संदेह वहाँ खड़ा होता है कि मोदी जी के शासन में लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, मतलब रोजगार नहीं है। तो आप आरक्षण दे रहे हैं रोजगार के लिए, तो रोजगार जब देश में नहीं है तो आरक्षण आपके राहुल गांधी तो बेरोजगार हैं, क्या है बड़ा सत्य है। पिछले अरे सुनिए आप भी बेरोजगार हो जाएंगे। पॉइंट क्या है कि पिछले बेरोजगारी दर 7% से ऊपर हो गया। ठीक है, आपकी बेरोजगारी की पीड़ा। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उस हिसाब से 9 करोड़ रोजगार आज देश में होना चाहिए था। ये 9 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए पिछले 56 महीने के अपने शासन में। तो इनके बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो भी बात कि मैंने जुमला झूठ के विश्वविद्यालय का जिस आरक्षण की बात आप सुनिए आप सुन लीजिए ना। आप हमारे नरसिम्हा राव के समय कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह का फैसला लिया था, सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों के बेंच ने उस पर रोक लगा दी। तो पॉइंट क्या है, अगर हमारा आपके सोच संविधान संशोधन नहीं किया था, आरक्षण में बिना छेड़छाड़ नहीं, सुनिए संविधान, वही मैं आपको बता रहा हूं मित्र जी, आप भी सिर्फ भाषण मत कीजिए कि चुनाव सर पे है, कुछ खा के कल निकल जाएंगे, अंतिम दिन सत्र का है। इशू वहीं पर है। संदेह इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के शासन में रोजगार बढ़ा नहीं घटा है। आपने पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों की नौकरी छीन ली। आपकी नोटबंदी में करीब 2 करोड़ रोजगार खत्म हो गए, छोटे छोटे मझोले व्यापार खत्म हो गए, गरीबों पर अत्याचार बढ़ा, तो रोजगार कहाँ है? नहीं, झूठ के विश्वविद्यालय से इसी तरह के आंकड़े देश में अब झूठ परोसना बंद करिए। आपके झूठ में देश झूठ के विश्वविद्यालय नहीं आने वाली। कुलाधिपति श्री राहुल गांधी के विश्वविद्यालय से कैम्ब्रिज एनालिटिका को जो खर्च दिया है, गरीब सवर्णों को जाति विघटन गरीब सवर्णों को उनका वाजिब हक मिले, लेकिन देश की जनता पे कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि एक ऐसा तबका है जो कि गरीब सवर्ण है। रुक जाइए आप दोनों, गरीब सवर्णों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात की तो प्रशंसा होनी चाहिए कि बीजेपी ने इस बात को उठाया। आप लोगों में से जितने भी पार्टी के लोग बैठे हैं, जरा बताइएगा कि गरीब आरक्षण को लेकर, सवर्ण गरीब आरक्षण को लेकर आप में से कितनों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है? सुधींद्र भदौरिया, रुक जाइए भाई, सुधींद्र भदौरिया से मेरा सवाल है। सुधींद्र भदौरिया, जिस गरीब सवर्ण आरक्षण की बात की जा रही है, जरा बताइए उसका आधार कैसे तय किया जा रहा है? उसकी स्टडी हुई है? देखिए, मैं आपको बतला दूं, बहन मायावती जी जब 2007 में मुख्यमंत्री थी, उस समय उन्होंने
सरकार को लिखा था। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने कहा था कि इस देश के जो सवर्ण हैं, जो उनमें गरीब तबके हैं, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। उनकी भी सरकार है, ये 4-5 साल होने जा रहे हैं इनको। सवाल सुनिए, सुन तो लीजिए। किस आधार पर क्या था ये स्पेसिफिक कीजिए, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं। मैं आपको बतला रहा हूं, जैसे मंडल आयोग हुआ, जिस प्रकार SC ST रिजर्वेशन हुआ, एक कमीशन बैठता है, कमीशन फिर जातियों की गणना करता है, उसमें परसेंटेज बताता है और उस प्रकार की जातियां फिर उसमें इंगित की जाती। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ होमवर्क नहीं किया। अचानक इनको रात को सपना आया कि अब हम हार रहे हैं तो क्या करें। अब हार में इनको एक यही फैसला इनको समझ में आया, और मैं आपको बता दूं ये भी फैसला इनको इसलिए भारी पड़ेगा, कोई बिना तैयारी, बिना किसी बातचीत के और बिना किसी को कॉन्फिडेंस में ये किया गया फैसला है। अगर इस फैसले को लेने का आधार ही आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको तो विरोध करना चाहिए, विरोध कीजिए। नहीं, हम इस सिद्धांत के पक्ष में हैं। ये इनकी मंशा, इनकी नीयत गलत है, नीति अच्छी है, नीयत गलत है, और इसीलिए गलत नीयत से किए गए फैसले हमेशा गलत परिणाम लाएंगे। शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शास्त्री जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना कि जैसा कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को ना छेड़ा जाए और उसके बाद जितना भी प्रोत्साहन दिया जाए अनारक्षित वर्ग को नौकरियों के लिए और एडमिशन्स के लिए, पर इसमें एक विडंबना है, क्योंकि ये 50% वहीं जब रोक लेते हैं अगर रिजर्वेशन को अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए, तो सवाल उठता है इतने लंबे सालों से अगर आरक्षण दिया गया है तो क्या ये जाति इनकी जो पॉपुलेशन है उसके अनुपात में ही बना रहे और बाकी लोगों के लिए 10% हो, ये बिल्कुल अनुचित है एक बात। और प्रतिभावानों के लिए सीटें सिकुड़ती जाएंगी, अभी तक 50% थी और उनकी तो कोई बात ही करने वाला नहीं है ना। जो 40, जो पहले 50% थे शास्त्री जी, वो 40% रह गए हैं। कोई बात, जो होनहार बच्चा है, जो रात दिन पढ़ाई करता है, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब अपना अपना हिस्सा ले लेना चाहते हैं और उसके आधार पर बता रहे हैं कि ये सही है और वो सही है। कैसे बढ़ेगा? ये बड़ी आयरनी है जिस बात को आप उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक और बात आप लोगों को बता दूं कि हर मुद्दे पर सीपीआई कैसे हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती है। डी राजा का ये बयान सुनिए। This government at the fag end of its tenure trying to do whatever it wants to do to promote its own agenda, Hindutva agenda, because during the last elections in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, they were accused, even there are reports from BJP that upper castes have moved away from BJP, so they want to please upper caste. अमीरजादी जवाब दीजिए, हिंदुत्व का एजेंडा कहाँ चला रही है इसमें? नहीं, आप सुन लीजिए, हम तो ये कह रहे हैं जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप डी राजा के बयान पर पहले बताइए, हिंदुत्व का एजेंडा कैसे चला रही है? कैसे चला रही है? अगर इन्होंने देना है, हम तो ये कह रहे हैं कि दलितों को तो अभी उनका हक दिया ही नहीं जा रहा, पिछड़ों को नहीं दिया जा रहा, सारी जातियों को जोड़ दीजिए, इन्हें मनुवादियों को 2% आरक्षण दे दीजिए, सबको जनरल कर दीजिए, सारे गुमराह तो ये कर रहे हैं। ईसाई कौन नहीं है इस सवर्ण रिजर्वेशन जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। दलितों को दलित बनाने का, दलितों को शोषित बनाने का काम किसी ने किया है? हम हर मजदूर के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं, लेकिन चुनाव के सामने, चुनाव के पास आके आप ये करेंगे, जुमले फेंकेंगे, ये जुमले नहीं चलेंगे। बताइए ना, आमिर जैदी ने कितना आप कभी मेरे प्रदर्शन में जाते ही नहीं हो ना। सवर्णों के लिए कितना प्रदर्शन मैंने अभी किया, अभी जंतर मंतर में किया, पैगाम इंसानियत के बैनर तले में किया, अभी किसानों का किया। आप क्या इन्विटेशन भेजा, आपका कैमरा ही नहीं पहुंचा, मैंने तो किया था। अभी ये दलील पूरी देश की देश देख रहा है। सुन लीजिए, वो 66 का भी सुनना है जिनका प्रदर्शन था, वो 11,000 सिपाही भी सुनना है जिनका प्रदर्शन था, जो बेरोजगार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सीपीआई को किस में हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है, राहुल जी ने कई बार इस बात को कहा है और ये हमारा कमिटमेंट हम फिर एक बार दोहराते हैं
कि अपर कास्ट में भी, सवर्णों में भी जो गरीब है, उनके रोजगार और शिक्षा के लिए व्यापक कदम, कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। समझ, अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आमिर जी, इसमें हिंदू मुसलमान है ही नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान है ही नहीं। इस विषय पर आप पढ़िए, इसको पूरा डिटेलिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा। बीजेपी डिटेलिंग हुई भी है। इस विषय पर बीजेपी राजनीति करना चाहती है। देश में रोजगार क्रिएट नहीं हुआ, आप आरक्षण दे रहे हो। आप ये तो बताओ कि आपका पर्पस क्या है? नहीं, समझ चुनावी साल में, चुनावी महीने में आप इस तरह की बात करने का मतलब क्या है? आप पॉलिटिक्स करेंगे तो बात नहीं चलेगी। आप गरीब की बात कर रहे हैं। एक मिनट प्रीति जी, गरीबों के सर समझ गए आपकी बात। प्रेम शुक्ला, देखो विभाजनकारी राजनीति जो है सीपीआई के जड़ में है। वो आप करते हैं। विभाजनकारी राजनीति सीपीआई के जड़ में है। पाकिस्तान का बिहार में जाते तो आरक्षण की राजनीति करते हैं। आपने हरियाणा में जाटों को दिया आरक्षण, क्या हुआ उसका? बहुत स्वाभाविक धराशायी हुआ ना। तो देश को गुमराह मत कीजिए, जुमले मत फैलाइए। 2019 के चुनाव से पहले आपको अपनी कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप दीजिए ना, मैं कहता हूँ आपको कि 2% ब्राह्मणों को आरक्षण दे दीजिए, बाकी सब कुछ जनरल कर दीजिए, ये सारा देश बच जाएगा। और इस रक्त पिशाच की प्रवृत्ति को, ये 2% जो मनुवादी लोग बैठे हैं सत्ता के ऊपर, लेकिन वो बढ़ने देते आगे। आप मुझे बताइए, आप दलित कितना है, कि कौन से सचिवालय में सिक्योरिटी है, कौन सी सिक्योरिटी है, अदालत के अंदर कितने हैं, अल्पसंख्यक कितना है, कैसे आप नहीं बोलेंगे। हम आपकी ये 2% जो है ना, ये 3% आरक्षण दीजिए। टोटल शोषित जातियां 85% है, इनका आरक्षण 85% होना चाहिए, जो 50%। मैं आप दोनों को रोकूंगी, लेकिन जो पार्टियां गरीबों की बड़ी पैरोकार बनती हैं, वो कैसे बौखलाई हुई हैं, कैसे अनर्गल बयानबाजी हो रही है, ये आपने देखा। और जो जनता की राय है वो भी आपने हमारे पोल में देखी।